Hello everyone, once again welcome to my basic mathematics class. This is my 10th video lecture and in this video I will cover the vectors. Of course, the vector will be covered in two classes. Today just I am going to start first. So let us start. सबसे पहले बेसिक मैथ्स में वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये जान लें कि बेसिक मैथ्स में वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो वहां पे जो क्वांटिटीज होंगी, जो हमारे क्वांटिटीज होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसका मेजरमेंट करेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? रिमेंबर एनी क्वांटिटी विच कैन बी फिजिकली मेजर्ड। जिस चीज को भी आप फिजिकली मेजर कर सकते हो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। राइट, यू कैन से दैट एनी क्वांटिटी विच कैन बी फिजिकली मेजर्ड। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि भाई आप जाते हो परचेस करने के लिए, राइस परचेस करने के लिए, तो भाई राइस परचेस करने के लिए जाते हो तो बताते हो ना कितना राइस चाहिए, 2 kg राइस चाहिए, 5 kg राइस चाहिए, 10 kg राइस चाहिए, यानी आप एक मेजरमेंट बता रहे होते हो। तो यू विल हैव टू रिमेंबर, आप दूध लेने जाते हो, बताते हो ना कि 2 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए। तो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, वो फिजिकल क्वांटिटी के एक खास कैटेगरी में आता है जिसे हम लोग स्केलर के नाम से जानते हैं। राइट, यू विल हैव टू रिमेंबर कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है तो जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी फिजिकली मेजर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहें कि भाई लेंथ, किसी भी चीज का लेंथ मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। बोला सर हमें एरिया मेजर करना है, हमें किसी चीज का एरिया मेजर करना है। डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। मेरे को किसी चीज का मास मेजर करना है, मेजर कर सकते हैं। मेरे को किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करना है, मेजर कर सकते हैं। मेरे को किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करना है, मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको आप फिजिकली मेजर कर सको उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? जरा बताना मेरे को, कोई क्या लव को मेजर कर सकता है क्या? क्या लव मेजर कर सकते हैं? क्या हीट मेजर कर सकते हैं? क्या सौरो मेजर कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? बोला नहीं सर, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि जिस क्वांटिटी को आप फिजिकली मेजर कर सकते हो वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। राइट, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा भाई? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, कौन कौन सा? याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स? दो टाइप्स हैं। पहला कहते हैं इसे स्केलर, और दूसरे टाइप को कहते हैं वेक्टर। बोला सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखना है कि अभी तक जो भी हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो और उस मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट हो। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड and its unit, that will be a scalar. Only magnitude and unit. एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने बात किया कि भाई दूध लेने जा रहे हो तो कहोगे कि भाई 5 लीटर दूध दे दो। 5, ये 5 क्या है? 5 ये मैग्नीट्यूड, और लीटर क्या है? यूनिट है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बोला सर मेरे पास ना 25 मीटर स्क्वायर का स्पेस है, जगह है,
व्हाट डू यू मीन? 25 यहां पे क्या है? बोला मैग्नीट्यूड है। और मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया मापने की यूनिट, मेजरिंग यूनिट ऑफ एरिया। तो हमने क्या कहा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड स्केलर, राइट? कम टू द नेक्स्ट, वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? कि भाई ऐसा क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तीन चीजें आ गई, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई 5 मीटर नॉर्थ, जिस पॉइंट पे है वहां से 5 मीटर नॉर्थ। अब यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान से देखना। यहां पे 5 मैग्नीट्यूड है, मीटर यूनिट है, और कह रहा है कि ये डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ की तरफ। यानी अगर हम यहां पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, कहा जा रहा है कि 5 मीटर नॉर्थ, इसका मतलब यहां से 5 मीटर जाना है। किधर जाना है? नॉर्थ की तरफ। 5 मीटर नॉर्थ, ये पॉइंट हमारा मान लो ए है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से 5 मीटर नॉर्थ। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? ये क्वांटिटी हो गया स्केलर। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो लिसन, ध्यान से समझ लो, जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ध्यान ये रखना है कि जब स्केलर क्वांटिटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए नॉर्मल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे पास 5 लीटर दूध है प्लस 2 लीटर दूध है, तो कितना हो गया टोटल? 7 लीटर दूध। नॉर्मल अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही जब हम लोग कहेंगे कि भाई वेक्टर है हमारे पास, मान लो कहते हैं कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। एक वेक्टर है F1, एक वेक्टर है 5 न्यूटन का और डायरेक्शन ये दिया हुआ है। दूसरा एक और वेक्टर है, मान लो ये F2 और ये इस डायरेक्शन में है, ये भी 5 न्यूटन का है। तो क्या F1 प्लस F2 को हम 10 न्यूटन कह देंगे? जवाब होगा नहीं। जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग द नॉर्मल अलजेब्रा। तो फिर कैसे होगा सर? यहां पे यूज होगा वेक्टर अलजेब्रा। याद रखना है वेक्टर के बारे में कि भाई वेक्टर वो जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा? डिस्कस करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, राइट? तो याद रखोगे, स्केलर क्वांटिटी में तो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास यूनिट हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, वो क्या है? वेक्टर है। जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें क्या है? वेक्टर। चलिए कम टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी अगर समझ में आ गया है, तो अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ का लाइन खींच लेते हैं और लाइन पे एक एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। जिस जगह पे एरो लगाएंगे उसे कहते हैं हेड, और जहां से लाइन की शुरुआत करते हैं उसे कहते हैं टेल।
जहां से शुरुआत किया वो टेल, और जहां एरो लगाया वो हेड, राइट। हेड जो है डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन बताता है। हेड क्या बताता है, एरो क्या बताता है, एरो गिव्स अस डायरेक्शन, एरो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है। जबकि लाइन ऑफ द लेंथ, लाइन ऑफ द लेंथ हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये नहीं कि एग्जैक्टली जो लाइन का लेंथ है वो आपके वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, बल्कि हकीकत में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। मान लो इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एक वेक्टर को अगर आपने, मान लो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी, कुछ भी मान लो, वेलोसिटी है, अगर आपने उसे दिखाया 2 सेंटीमीटर के लाइन से, और इस ये बराबर है मान लो 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो पर आवर वेस्ट। दूसरा एक और लाइन, दूसरा और एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का लाइन है, डायरेक्शन वही दिखाया है सेम, मतलब डायरेक्शन अभी भी सेम है, और ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है, इसका मतलब 2, ये 4 हो गया, डबल हो गया, इसका मतलब ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बताया गया है, अगर ये डायरेक्शन नहीं बताया गया होता तो ये स्पीड होता, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? बोला नहीं सर, ये तो 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाया है हमने और डायरेक्शन वो भी वही दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये जो दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, वेस्ट। यानी 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से हमारा मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वेस्ट में मूवमेंट हो रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, और साथ में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो वो क्या बन गया है, वेक्टर बन गया है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक एरो बनाते हैं, एरो को हम लोग हेड कहते हैं। एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि लाइन का लेंथ प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। राइट, एग्जाम्पल के जरिए हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप दैट इट इज क्लियर। राइट, मान लो इसी को एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एक ये लाइन बना दिया, हमने लिखा कि 2 न्यूटन का फोर्स, दूसरा ये लाइन का लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर है। अब एक लाइन और बना रहे हैं, अब यहां पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और ये भी फोर्स को ही, ये F1 है, ये F2 है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंगली F2 कितना होगा, जरा सोचिए। जब लाइन ये 2 सेंटीमीटर का था तो 2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। उसी डायरेक्शन में अब लाइन जो बनाया हमने 8 का, यानी 4 गुना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 8 न्यूटन का फोर्स। समझ में आया? तो याद ये रखना है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के शुरुआत वाले पोजीशन को हम लोग टेल कहते हैं, और जहां पे एरो लगाते हैं उसको हेड कहते हैं। लाइन का लेंथ आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से बढ़ता है, घटता है। राइट, इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, आगे आते हैं। अगला, अब बात करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे? भाई, दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो। यानी दो वेक्टर
इक्वल तभी कहलाएंगे जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। अगर डायरेक्शन बदल गया तब भी दोनों वेक्टर इक्वल नहीं, यानी टू वेक्टर्स विल बी इक्वल only and only if their magnitude will be equal as well as direction will be equal। एग्जांपल के तौर पे मान लो हम यहां पे एक दिखा रहे हैं कि एक ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और हमने दिखाया अब एक और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। डायरेक्शन इसका ये है, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? ये F1 है, ये F2 है, ये दोनों वेक्टर्स है। क्या ये दोनों इक्वल है? जवाब होगा नहीं, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है। बोला सर अब देखो ये 5 न्यूटन F1 है, फोर्स F1, राइट, वेक्टर F1, और दूसरा एक और फोर्स F2, ये भी 5 न्यूटन। क्या इक्वल है? जवाब है नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स को इक्वल होने के लिए, वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। अब देखो ये 5 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स 10 न्यूटन। अब इक्वल है क्या? वेक्टर F1 वेक्टर F2। बोला नहीं सर, इस बार डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल गया। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल गया, जबकि वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जरा लेते हैं अब ये वेक्टर 5 न्यूटन का वेक्टर है F1, फोर्स F1, और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा और वेक्टर ले लिया हमने F2। इसका डायरेक्शन भी सेम है, 5 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम। अब बोला हाँ सर, अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये, उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी यानी लेंथ ऑफ द लाइन भी सेम है, राइट। तो दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए ये बात आपको याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे उसके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द बेसिकली एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्मॉलर वन व्हेन जॉइंट टेल टू टेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास मान लो एक वेक्टर ये वाला और दूसरा वेक्टर मान लो ये वाला, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मींस द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन बिटवीन टेल टू टेल। टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बनेगा, उसके बावजूद भी तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मस्ट बी द स्मॉलर वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, दो वेक्टर हो गए, ये इसका टेल, ये इसका टेल, तो टेल टेल के बीच में ये एक तो एंगल ये वाला बन रहा है और दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है, राइट। तो ध्यान रखना है, ए स्मॉलर एंगल विल बी कंसिडर्ड, बिगर विल बी नॉट कंसिडर्ड। यही कारण है कि भाई जो एंगल बिटवीन द वेक्टर हमारा होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। हर हाल में दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा स्मॉलर एंगल कंसीडर किया जाएगा और वो एंगल टेल टू टेल के बीच होगा, वो एंगल वेक्टर्स के टेल टू टेल के बीच में होगा। और याद रखना है वो छोटा वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा, बड़ा वाला एंगल नहीं। इतनी बातें क्लियर है? जरा एग्जांपल की जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यहां पे देखो, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। जरा ध्यान से देखना, वेक्टर ए का ये टेल, वेक्टर बी का ये टेल, यानी टेल टू टेल के बीच में ये एंगल। अब एक एंगल तो ये है जो कि 90 डिग्री है और दूसरा एंगल ये है जो 270 डिग्री है। कौन सा एंगल कंसीडर किया जाएगा? एज आई हैव टोल्ड दैट
वेक्टर्स के बीच जो छोटा वाला एंगल बनता है उसी एंगल को कंसीडर करते हैं, वो भी टेल टू टेल। तो इसका मतलब ये एंगल कितना, 90 डिग्री का एंगल है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का। इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परपेंडिकुलर वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा अब आप समझने की कोशिश करो। जरा नेक्स्ट, जरा यहां पे देखना, एक वेक्टर ये वाला यहां से यहां तक, इस वेक्टर को मैंने कहा वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये हमारा यहां से यहां तक वाला, ये वेक्टर को हमने कहा वी। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है कितना हो रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। टेल टू टेल, यानी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये बड़ा सा वेक्टर है, ये वाला यहां से यहां तक वेक्टर ए, सॉरी ये छोटा वाला वेक्टर है। तो ये छोटा वाला वेक्टर को यहां पे मैं नीचे दिखा रहा हूं, ये छोटा वाला वेक्टर है। ये वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, और दूसरा वाला वेक्टर ये इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में। अब ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर वेक्टर बी भी बनाना है, ये वेक्टर बी। तो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 लाई कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो जब भी दोनों एंगल 0, यानी यहां पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। यहां पे थीटा कितना हुआ था, 90 डिग्री। तो थीटा अगर 0 हो गया तो दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे, वो वेक्टर कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर। क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? पैरेलल वेक्टर समझ में आया? थीटा 0 तो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर, और थीटा अगर 90 डिग्री तब क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जरा तीसरा केस देखना। तीसरा केस, ये वाला मान लो हमारा ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर बी है। डायरेक्शन बोला एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल, टेल टू टेल के बीच में ही एंगल कहा हुआ है, तो टेल टू टेल के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहां पे, 180 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री बने तो इसे जानते हो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। याद रहेगा? फिर से, एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर वेक्टर, एंगल 0 डिग्री। कैसे 0 हो रहा है, इससे किस में समझ में आया आपको, एंगल 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लेना है वो टेल टू टेल लेना है, राइट। तो एक वेक्टर हमने ए लिया था यहां पे, और उसी वेक्टर पे इसी पॉइंट से दूसरा वाला वेक्टर बी लिया, दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 0। तो एंगल 0 तो पैरेलल वेक्टर। एंगल अगर 180 डिग्री का बन रहा है, एक इधर जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन गया, वेक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल तो है लेकिन एंटी है, अपोजिट है, इसलिए एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है यहां तक? बातें समझ में आ गई? चलिए जरा इन सभी बातों के अलावा जरा यहां पे देखें। यहां पे दो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इनके बीच में टेल टू टेल के बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री, और दूसरा एंगल ये भी समझाया था मैंने, 240 डिग्री। कौन सा कंसीडर करोगे, ऑफ कोर्स 120 कंसीडर करेंगे। जरा यहां देखो, लास्ट एग्जांपल, यहां पे वेक्टर ए ये है हमारे पास, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्या ये 120 डिग्री कहलाएगा एंगल, कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हमने आपको बताया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मींस एंगल बिटवीन द टेल टू टेल ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इट विल बी द स्मॉलर एंगल। तो अब कैसे करें भाई? तो हमने कहा कि वेक्टर्स को पैरेलल लाइन पे आप आगे पीछे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो भैया यहां पे इस वाले वेक्टर का टेल है, इस वाले वेक्टर को हम अगर इस पैरेलल लाइन पे आगे शिफ्ट कर दें, इसको यहां से यहां उठा करके आगे इसी लाइन पे पैरेलली शिफ्ट कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ए तो ये भी ए। अब ए और बी वेक्टर का दोनों का यहां पे टेल बन गया। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, राइट। एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। अब ये एंगल कितना होगा भाई, जरा सोचो। चूंकि ये पूरा एंगल 120 होता है, इसमें से ये वाला एंगल 180 होता है, और ये एंगल 120 बन रहा था, तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री। तो यहां पे एंगल ए और एंगल बी के बीच में जो एंगल है
वो हकीकत में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो हकीकत में कितना है, 60 डिग्री है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं, अगले पे आते हैं। अब बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर और बाय ए स्केलर क्वांटिटी। यानी एक वेक्टर को अगर हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर तो सब जानते हो ना भाई, सारे नंबर माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, जितना भी है सब के सब, केवल आयोटा वाला नहीं। आयोटा वाला नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसको छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके जितने भी नंबर है सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर। तो किसी भी वेक्टर को रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो या यूं कहो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है, तीन केस हैं हमारे। सबसे पहले तो यह समझ लो कि जब भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर से तो रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर होगा। मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी टू ए वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? चलिए तो जरा देखिए, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हमने एक नंबर से, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट, मान लो रिजल्टेंट मिला वो बी वेक्टर मिला। तो हर हाल में याद रखना है कि अगर वेक्टर को आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर हाल में रिजल्टेंट जो मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। राइट? अब तीन केसेस हैं यहां पे। केस नंबर 1, मान लो जिस एन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एन जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। राइट? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो जब कभी भी अपने वेक्टर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा भाई, आपका जो वेक्टर है रिजल्टेंट will be in same direction as of original। जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उसी में रहेगा, सेम डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड विल बी चेंज, ओनली, फिर से लिख देता हूं मैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम एज ओरिजिनल, और मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ स्केलर। जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो मैग्नीट्यूड, यानी कह सकते हो कि केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा, केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला केस कंसीडर करने जा रहे हैं। मान के चलें कि अगर हमारा जो n है वो लेसर देन 0 है। ये खतरनाक बात, लेसर देन 0 का मतलब क्या हुआ भाई, निगेटिव वैल्यू है। तो जब कभी भी एक वेक्टर को अगर किसी निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तब क्या होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, रिजल्टेंट का क्या होने वाला है, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, 0 से कम वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलने वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड वही मल्टीप्लाई करके जो मिलता है। राइट? इज इट क्लियर? बोला सर अगर तीसरा केस कंसीडर कर लें, यानी n की वैल्यू 0 होगी तो भाई n की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। n की वैल्यू 0 होते क्या हो जाएगा, जरा सोचो, किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो इसे हम एक खास नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। याद रखना, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम लोग नल वेक्टर के नाम से जानेंगे। राइट? अब नल वेक्टर 0 हो चुका है तो अब 0, जब मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन का तो कोई खास मीनिंग नहीं। इज इट क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट, जरा समझने की कोशिश करते हैं यहां पे इस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अब यहां पे हमने इसे रिप्रेजेंट किया लाइन के लेंथ को L से, कि भाई लाइन L लेंथ का है।
अब मान लो ये दूसरा वेक्टर है, यहां पे डायरेक्शन सेम बनाया है हमने, उसका नाम दिया वेक्टर बी और कहा इसका लेंथ 2l है। डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए। लेकिन कितने से, जरा ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड, लेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो भैया जरा देखो, यहां पे लेंथ एल था, यहां पे 2l था, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा होगा ये? डेफिनेटली 2 से। यानी वेक्टर ए को अगर हम पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल गया हमें? एक वेक्टर क्वांटिटी मिला जिसका लेंथ डबल हो चुका है और डायरेक्शन सेम है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, जरा इसको देखें सी वेक्टर के बारे में। सी वेक्टर के बारे में आपको क्या ख्याल है? सी वेक्टर का लेंथ कितना हो गया है? l/3, डायरेक्शन सेम। इसका मतलब हकीकत में इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया होगा। वेक्टर ए को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलने वाला है? वेक्टर सी मिलने वाला है। वेक्टर डी को जरा देखें। वेक्टर डी में अभी भी लेंथ एल है, यानी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है। डायरेक्शन क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसका मतलब हर हाल में हमारा सेकंड केस, क्योंकि सेकंड केस में ही हमने कहा है कि डायरेक्शन रिवर्स होता है। जब भी आप निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स हो रहा है डायरेक्शन और वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो मल्टीप्लीकेशन है वो किससे है? -1 से है। यानी वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1 वेक्टर ए। इज इट क्लियर? जरा नेक्स्ट वाले को देखें। वेक्टर ई के बारे में क्या ख्याल है? अभी भी डायरेक्शन, जरा ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ई का डायरेक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट। इसका मतलब वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? सर -1/3 वेक्टर ए। तो ये बातें समझ में आ गई? क्लियर है? किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लोगे, स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान ये रखना है कि 3 केस, अगर वैल्यू जो है स्केलर का वो पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो वही रिजल्टेंट जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा जो वैल्यू मल्टीप्लाई से कर रहे हो, राइट? अगर आपका जो मल्टीप्लाई जो करने जा रहे हो वैल्यू निगेटिव है, स्केलर क्वांटिटी निगेटिव है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके मिलेगा। और अगर ये 0 है तब तो भैया नल वेक्टर मिल जाएगा, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। एक नोट याद रख लेना, लिखा हुआ यहां पे, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर एक वेक्टर को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन रिवर्सेस। एग्जांपल के तौर पे हम यार देखें कि भाई फोर्स बराबर जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट? अब यहां पे जरा सोचना, फोर्स जो लगा रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है। अब ये मैग्नीट्यूड जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मास जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, राइट? मास बदलोगे लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो बदलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन जरा यहां पे देखो, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्या है भैया? ये बोला इससे भी फोर्स है सर, वो भी फोर्स था, ये भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कैसा है? यहां पे क्या है? ये Q प्लस चार्ज है सर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज तो सर पढ़ा है हमने क्लास 10th में, इलेक्ट्रिसिटी में। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यानी ये जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो Q से फोर्स निकालने के लिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो सेम डायरेक्शन, और अगर चार्ज निगेटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, इसलिए जो फोर्स मिलेगा उसका डायरेक्शन बदल सकता है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अब यहां पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी यू कह लो वेक्टर अलजेब्रा की। भाई 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है, यानी उनका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकाला जाए? हमारे पास 3 इसके लिए लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ, ये क्या होता है डिस्कस करेंगे। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगॉन लॉ। ध्यान रखो कि इसमें से पहला 2 का इस्तेमाल हम लोग 2 वेक्टर्स के एडिशंस के लिए करते हैं। Whenever we have to find the resultant of the 2 vectors,
In that case, we can use either triangle law or parallelogram law. But whenever we are having multiple vectors, more than 2 vectors, in that case we have to use polygon law. तीनों का डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे आपके साथ एक एक करके. सो लेट अस स्टार्ट द ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ को हम लोग हेड टू टेल, हेड टेल लॉ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करना. ट्रायंगल लॉ कहता है कि भाई आपके पास दो वेक्टर है, तो करना यह है कि एक वेक्टर का हेड जहां एंड हो रहा है वहीं से दूसरे वाले वेक्टर का टेल बना दो. एक वेक्टर का हेड जहां पे एंड हुआ है वहीं से दूसरा वेक्टर का टेल बना दो. अब भाई ये हकीकत में ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर देंगे. और अब जब ट्रायंगल का दो साइड बन गया है तो तीसरा साइड ज्वाइन करके आप एक ट्रायंगल बना लो. लेकिन ट्रायंगल बनाते समय ध्यान यह रखना है आपको कि एक जो वेक्टर है उसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ही हर हाल में लाई करना चाहिए. इसलिए इसका नाम ही पड़ गया हेड टेल लॉ. मतलब हेड और टेल एक साथ मिल गए. अब जब हेड और टेल मिल गया है तो एक ट्रायंगल बन गया. अब जरा ध्यान से देखना, चले कैसे भाई. सर टेल से चले हेड पर, फिर दूसरे वेक्टर के लिए टेल से चले हेड पर. अब हमने इस तीसरे वाले को एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल का तीसरा साइड रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वैल्यू. दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन ध्यान ये रखना है कि अभी तक हम लोग चल रहे थे ऐसे ऐसे, लेकिन अब चलना होगा रिवर्स. अब ऐसे नहीं आएंगे, हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा. मींस यू कैन से दैट कि भाई हमने एक ट्रायंगल बनाया दो वेक्टर से. कैसे बनाया, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट करके. रिजल्टेंट कैसे मिला सर, रिजल्टेंट मिला हमें पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड पे, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड पे रिजल्टेंट मिला. समझ में आया बात. चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो ये ध्यान रखना क्या कह रहा है कि ज्वाइन द हेड एंड टेल ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कंप्लीट द ट्रायंगल, द थर्ड साइड इज द रिजल्टेंट वेक्टर. इतनी बात है जो हमने आपको समझाया. क्लियर. जरा समझते हैं कि अब ये रिजल्टेंट तो मिल गया है सर, लेकिन रिजल्टेंट जो मिला है उसका वैल्यू क्या होगा. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू. वेक्टर के लिए मैंने वैल्यू के लिए क्या क्या बताया. कहा कि सर वेक्टर तो वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है. तो पहला तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दो वेक्टर को ऐड करने पे जो मैग्नीट्यूड मिला है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. दूसरा डायरेक्शन, ये भी पता करना पड़ेगा. और तीसरा यूनिट. तो भैया यूनिट तो सेम रहेगा, दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली स्केलर में भी देखा था यूनिट बदलता तो नहीं है. 5 hours plus 2 hours 7 hours ही रहता है. ये तो नहीं कि 5 hours plus 2 hours इक्वल टू 7 वीक हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता. तो यूनिट रिमेन्स सेम बट मैग्नीट्यूड विल बी चेंज्ड एंड डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. तो हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन एंड हाउ विल यू फाइंड द मैग्नीट्यूड. सो लेट अस स्टार्ट. ध्यान से जरा देखो हमने क्या किया. सबसे पहले फिर से वापस हम लोग को यह समझना होगा हमने कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या समझाया. दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है. दो वेक्टर के टेल टू टेल के बीच में जो छोटा एंगल बनता है, स्मॉलर एंगल बनता है, वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है. तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास एक वेक्टर तो ये वाला है, मान लो नाम दे दिया मैंने इसको ए बी. एक वेक्टर ए जो है उसका नाम वेक्टर ए बी है. ए. दूसरा वेक्टर मान लो नाम दे रहे हैं बी सी, वेक्टर बी. क्या ये वाला एंगल, ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा. जवाब है नहीं. क्यों सर, आपने तो सिखाया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मींस एंगल बिटवीन टेल टू टेल, एंगल बिटवीन टेल टू टेल. लेकिन यहां तो सर हेड टू हेड हो रहा है. तब क्या करें. बोला कुछ नहीं, इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. तो जब पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा यही एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. इज इट क्लियर. तो यहां पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या बताना होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. नहीं सर. फिर बोला सर रिजल्टेंट वाला जो है ना
उस वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो यहां पे मैंने कहा कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल का ए बी साइड जो है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी बी साइड को रिप्रेजेंट बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा ए सी। तो भैया AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब AC की वैल्यू मिलेगी कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है सर। चलो जरा बात करते हैं। हमने क्या किया कि इसे एक्सटेंड किया है आगे, और जो C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया D। तो अब मेरे को क्या आप बता पाओगे कि CD की वैल्यू कितनी होगी और BC की BD की वैल्यू कितनी होगी। चलिए जरा देखिए, ये थीटा है और ये ये जो बना हुआ, चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए एंगल कितनी डिग्री, 90 डिग्री, राइट। ये वाला वेक्टर जो BC है वो हमने वेक्टर B बनाया है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B की बात करें तो चलिए मान लेते हैं B, मैग्नीट्यूड क्या है B। और अगर ये B है और ये एंगल थीटा है तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैसे पता करें जरा बताइए ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहां पे, परपेंडिकुलर देखो ये वाला, इस एंगल के लिए y बटा हाइपोटेनस कितना है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो भाई y इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिख सकते हो क्या। अगर आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जरा सा भी पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई b साइन थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बोला सर ये वाली वैल्यू कितनी होगी x, यानी bd। जरा सोचो उसके लिए क्या लिखें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए बेस कौन x और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन b, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया b cos थीटा। ये दो पॉइंट समझ में आया क्या, यानी y ये वाली परपेंडिकुलर वैल्यू क्या निकल गई b साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल वैल्यू x क्या निकल गई b cos थीटा। अगर ये निकल गया है तो अब हमें उम्मीद है कि आप r निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जरा बताओ, क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, लगाइए। क्या होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल एडीसी में जरा सोचो, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है। बोला सर AD यहां से यहां तक वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना होगा A, तो A प्लस एक्स का मतलब A प्लस बी कॉस थीटा, यानी A प्लस बी कॉस थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। CD कितना है बेटा, CD ये वाला y कितना निकाला है आपने b साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा सोचो, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर आता सबको है, क्या लिखेंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको करेंगे स्क्वायर तब क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखना इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, दोनों में बी स्क्वायर है, हाँ जी सर ले लेते हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हमने, बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में बताया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, यानी क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, यानी वह रह गया प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये AC क्या था, AC
रिजल्टेंट था यानी आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया। तो भाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बिठा लो बेटा, हर जगह काम आने वाला है, राइट। जब कभी भी दो वेक्टर आपके सामने आएगा और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने की बात होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है। अगर वो एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इस पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला VVI फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है समझ में आया, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द थीटा। थीटा मींस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इज इट क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो सर रिजल्टेंट तो निकल गया। बोला अब भी नहीं निकला है, अब भी नहीं निकला है, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हमने क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। आपने केवल मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन तो बताया नहीं। सर डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ले देखो, अगर ये एंगल बता दो आप तो काम हो जाएगा हमारा। एंगल अल्फा, सर क्या करें, बोला कुछ नहीं, लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ACD। ACD में tan अल्फा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन, y की वैल्यू कितनी लिखते हैं बाद में, y बेस कितना है, a प्लस AD लिख लो, AD। तो अब भैया लिख दो y लिखा है हमने, क्या लिखा है, b sin थीटा, y की जगह पे b sin थीटा, और AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं a प्लस एक्स, और x को क्या लिख सकते हैं, x को b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। ये क्या निकला, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? tan थीटा निकल जाएगा आपसे। अगर tan थीटा निकल जाएगा तो हकीकत में ये अल्फा है क्या, सॉरी tan अल्फा है क्या, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर विद द रिजल्टेंट। तो अगर हमारा डायरेक्शन बताना है तो बता देंगे, तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला, यानी ये दो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो दुनिया के किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया है? कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना है। कम टू द नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। छोटा सा एग्जांपल, दो एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। अब यहां पे देखो, एक वेक्टर लिया हमने, ये वेक्टर दिखाई क्या रहा है, 10 किलोमीटर। सर ये वेक्टर तो है ही नहीं, बोला बेटा एरो दिखा रहा है ना, मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर और एरो डायरेक्शन, तीन चीजें बताया मैंने टू बी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड 10, यूनिट किलोमीटर और एरो इज द डायरेक्शन। वेक्टर हो गया, बोला हाँ सर हो गया। दूसरा एक और वेक्टर है, ये इसमें 5 किलोमीटर लिखा हुआ है सर, बोला अगेन 5 इज द मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज द यूनिट एंड एरो इज द डायरेक्शन। बोला रिजल्टेंट कैसे निकालूं, बोला सर इस वाले वेक्टर का हेड, दूसरे वाले वेक्टर का टेल। बोला हाँ हेड टू टेल, यही तो ट्रायंगल का रूल कहता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से लाई कराओ और ट्रायंगल बनाओ। सर बना दिया, तो यही ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या होगा, रिजल्टेंट। निकलेगा कैसे सर, बड़ा आसान, अभी भी निकाला। कैसे निकाला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बस काम हो जाएगा हमारा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बात?
या डाउट है? कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी से फटाफट, और डाउट नहीं है तो बताओ। क्लियर है? सर नहीं क्लियर है। एंगल 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 सर एंगल, तो यहां पे एंगल दिया हुआ है, मान लो यहां पे मान लो 120 दिया हुआ है। सर 120 दिया है तो ये तो एंगल इन दोनों के बीच का एंगल हुआ नहीं, क्योंकि एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर्स होता क्या है? बोला टेल टू टेल। तो कोई बात नहीं, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे टेल टू टेल हो गया। एंगल कितना बन गया? थीटा। बोला सर थीटा कितना होगा? बोला ये 120 है तो ये कितना होगा बता दो। एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना बनता है? 180, 180 माइनस 120 तो क्या बन गया? 60 डिग्री। तो भैया कॉस के जगह पे क्या लिख दोगे? 60 डिग्री। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 10 20 20 इंटू 5 100 100 और कॉस 60 डिग्री। फटाफट बताओ cos 60 कितना होता है? जल्दी से। नहीं याद आ रहा है? याद करो, बेसिक मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास शॉर्टकट भी बताया था। कॉस का वैल्यू पता करना है, रिवर्स चलो 4 3 2 1 0, सबके नीचे 4 लगाओ और सबका रूट लगा दो, काम हो गया। 0 30 45 60 1/2, समझ में आ रहा है कुछ? तो क्या हो गया वैल्यू? 1/2। तो अंडर रूट 100 प्लस 20 125 प्लस 100 इंटू 1/2, 100 इंटू 1/2 50 हो गया, अंडर रूट 175। तो ये तो सर मैग्नीट्यूड निकल रहा है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया अंडर रूट 175। भाई सर एंगल बताओ। बोला एंगल मींस ये वाला अल्फा। क्या तरीका बताया? tan अल्फा इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू, अभी भी बताया। कम टू द नेक्स्ट, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया सर? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा क्लियर है? बस निकाल लोगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, निकल जाएगा। डू इट एट होम, कर लो घर पे। एग्जाम्पल दो, दूसरा देखो, एक और छोटा सा एग्जाम्पल कह रहा है कि रिजल्टेंट निकालो और बी का। बोला सर कुछ नहीं वैल्यू दिया हुआ। बोला ए और बी के फॉर्म में निकालो, केवल एंगल दे रखा हुआ है थीटा। सर ये वाला वेक्टर ए है। बोला नहीं ये वाला नहीं, ये वाला वेक्टर ए है। तो भाई ये वाला वेक्टर ये है और ये वाला वेक्टर बी है, राइट? अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों का टेल है, तो सर टेल टू टेल तो हम लोग को ट्रायंगल लॉ लगता ही नहीं है। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हेड टू टेल। तो हमने क्या किया? इसको पैरेलली शिफ्ट कर लिया, यानी वेक्टर ए को यहां से शिफ्ट कर लिया। तो जब यहां पे शिफ्ट कर लिया तब क्या हो गया? इसका हेड और इसका टेल लाई कर गया। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये वाला, तब यही निकालना है। कैसे निकालोगे? आर इज इक्वल टू फिर से, चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है, जरा ध्यान से सोचना, ये एंगल 60 डिग्री है, राइट? तो चूंकि यहां पे शिफ्ट किया हमने, और हमें एंगल जो है शिफ्ट, एंगल जो है 60 डिग्री, एंगल ये कितना दे रखा हुआ है? एंगल आपका दे रखा हुआ है 120, 60 डिग्री एंगल दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा हुआ है। तो ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है? जरा ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर इसका टेल, ये वाला वेक्टर इसका टेल, टेल टेल फेल के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब सही है सर, ये एंगल 60 डिग्री हमारा सही है, राइट? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, और इन दोनों के बीच में ये एंगल 60 डिग्री दे रखा हुआ है, ये वाला, ये एंगल। सर लेकिन टेल टू टेल तो ये हो रहा है, बिल्कुल सही। तो जब आप इसे शिफ्ट कर रहे हो तो ये एंगल हकीकत में किसके किसके बीच में हो गया? इसको शिफ्ट किया तो हेड टू हेड के बीच में, यानी टेल टू टेल के बीच में क्या एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज द थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 120 डिग्री। अब थीटा 120 डिग्री आ गया तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, निकाल लोगे? सो डू इट एट योर होम, घर पे करो, राइट? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। पूरी चीजों को एक बार रिवाइज करो घर पे जाकर के, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करो, हम हर आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।